बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नाजरीन, एक स्टेटमेंट है जो राणा सनाउल्लाह साहब ने दिया और ये बहुत अजीब स्टेटमेंट है। यानी बार बार ये बात की जा रही थी गुज़िश्ता चंद दिनों से, जब से पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार की डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर। इसराइल के साथ पाकिस्तान ने एक अपना पहली मरतबा एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाया। तो जब से ये बात पाकिस्तान ने की और ये हरकत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने फरमाई, तब से लेकर अब तक ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था, काबीना में डिस्कस कर लेते, पार्लियामेंट में डिस्कस कर लेते, आपने बेवकूफ़ कर दिया इसे। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था, लेकिन फिर इसका जवाब राणा सनाउल्लाह साहब ने दिया। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि बाकायदा काबीना की एक मीटिंग हुई थी आज से चंद दिन पहले, उसके अंदर इस मामले पे मुशावरत हुई थी और काबीना ने इत्तफाक राय से यह फैसला किया कि बोर्ड ऑफ पीस को हमें ज्वाइन करना चाहिए। तो राणा सनाउल्लाह ने तो काबीना का फैसला करार दे दिया। एक तो आप ये शक्लें पाकिस्तान की जो काबीना की है, ये लोगों की शक्लें आपने अब याद रखनी है। मुस्तकबिल करीब में ये लोग भागेंगे अपने इस फैसले से और ये कहेंगे जी मैं तो इसमें शामिल ही नहीं था। कोई ये कहेगा जी मैं तो इसका हिस्सा बनना ही नहीं चाहता, क्योंकि जितने भी काबीना के अराकीन है ये अब इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते पाकिस्तान में। जो काम शहबाज शरीफ ने कर दिया है, शहबाज शरीफ और उसका खानदान तो पहले ही इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है। अब ये जो लोग काबीना के अंदर मौजूद हैं, ये भी आइंदा इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों का इसके बारे में रद्देमल बड़ा खौफनाक है। ये राणा सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दिया क्यों, मैं इसके बारे में सोच रहा था, लेकिन पहले आपको एक खबर देता हूं। ये दावा किया सनाउल्लाह खान साहब ने, बड़े अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये कवरेज करते हैं वहां इस्लामाबाद में, तो इन्होंने उसी वक्त राणा साहब का झूठ पकड़ लिया। इन्होंने कहा जी कि वजीर आजम की जेर सदारत जो आखिरी इजलास हुआ था काबीना का, वो 14 जनवरी को हुआ था और ये वजीर आजम ने 2-3 दिन पहले ये कारनामा किया है। तो 14 जनवरी को जो इजलास हुआ काबीना का, अब वो ये काबीना का इजलास है ना जिसके अंदर ये फैसला हुआ होगा, तो उस इजलास के एजेंडे पर बोर्ड ऑफ पीस था ही नहीं। जब एक चीज एजेंडे पे ही नहीं है तो फिर आपने कैसे उसके ऊपर वहां पे इत्तफाक राय पैदा कर लिया। और जब फैसलों की तफसीलात पर बाद में बयान जारी किया गया काबीना के हवाले से, उसमें भी इसका कहीं जिक्र नहीं था। जबकि इजलास के बाद कई शुरका से जो बातचीत हुई, उनमें से किसी ने भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। और राणा सनाउल्लाह साहब ने यह दावा क्यों किया, अब मैं आपको यह बताता हूं। यह पाकिस्तान टेलीविजन चैनल जो है, यह बड़े लंबे अरसे के बाद लोगों की राय सुनवा रहा है। नॉर्मली अब टीवी चैनल जो है वो लोगों के पास नहीं जाते, लेकिन ARY पे दबाव डाला गया, कुछ और टीवी चैनल पे दबाव डाला गया और यह कहा गया कि आप इसके हवाले से राय आमा हमवार करें। DGISPR जिन लोगों को पसंद नहीं करते, उन लोगों को भी बुलवाया डिजिटल मीडिया के, और उन्हें भी रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए कोई राय आमा हमवार करें। इसको एक मुस्बत कदम के तौर पे देखें कि पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में चला गया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाकर हम मिल गए, हम इसराइल की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाने वाले बोर्ड के अंदर शामिल हो गए। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा कारनामा है इसराइल के लिए। इसराइल डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा शुक्रिया अदा करता रहे तो वो कम रहेगा, जो इसराइल के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस लेवल तक जाके इसराइल का साथ दिया, कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। ना माजी में किसी और अमरीकी हुक्मरान ने अपने आप को इस लेवल तक जो है वो अंगेज किया इन मामलात में। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की क्वालिटी तो है कि जिसका वो दोस्त बना उसने साबित किया दुनिया के सामने। बहरहाल चलें वापस आते हैं पाकिस्तान वाले मामले में। पाकिस्तान में ना बड़ी टेंशन पड़ गई है। DGISPR उन लोगों को बुलाकर कह रहे हैं, जिन लोगों को DGISPR मुंह नहीं लगा रहे थे, उनको ये कह रहे हैं कि यार खुदा का वास्ता इसके ऊपर, या चले उनके अल्फाज ले रहे हैं तो यार इसको पॉजिटिव लें आप प्लीज, इसको नेगेटिव ना लें आप पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की सफारतकारी को शाबाश दें, उसे क्रेडिट दें और हर वक्त आप नेगेटिव ना सोचा करें। तो DGISPR को इतनी टेंशन तो है, यानी इसका मतलब यह है कि वो ये जानते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या आने वाला है। तो छोटी चीज नहीं की इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस में जाके, ये अभी और भी चंद चीजें इन्होंने फ्यूचर में करनी है, तो ये उसके लिए ग्राउंड बना रहे हैं। तो PTV के ऊपर जो है वो वॉक्स पॉप्स चलाए गए लोगों के, यानी ये लोगों की बातचीत सुनवाई गई कि जी बड़ा जबरदस्त काम किया जी ये बोर्ड ऑफ पीस में जाके, जी कमाल काम कर दिया जी बोर्ड ऑफ पीस में जाके, फलस्तीनियों की तो लहरें बहरे हो गई जनाब, ये तो हमेशा कत्लेआम खत्म हो जाएगा, नस्लकुशी बंद हो जाएगी, फलस्तीनियों का तो किस्मत संवर गई, पाकिस्तान ने कमाल कर, वो इस किस्म के जो है वो इकट्ठे करके चलवा दिए टीवी चैनलों पे। तो हमने सोचा हम भी सर्वे कर लें।
तो एक सर्वे किया सदीक जान साहब ने, उसमें 96% लोगों ने कहा जी हम इस बात के खिलाफ हैं कि पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जाए। मैंने एक सर्वे करवाया, मैंने जरा सर्वे एक अलग तरीके से करवाया, और वो करवाने का मकसद ये था कि इन्होंने ना कुछ बोट्स हायर किए हुए हैं, और ये करते ही हैं कि आप कोई सर्वे करवाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पैसा लगा के उसके अंदर तो ये अपनी परसेंटेज बढ़ा देते हैं वोटिंग के अंदर। तो उसका एक तोड़ है बड़ा आसान कि आप लोगों को कहें कि कमेंट के अंदर आप 1 या 2 लिखकर जवाब दे दें। अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बने, अच्छी बात है, तो आप हाँ पे ऊपर क्लिक करें, 1 लिखें, और अगर आपको लगता है कि ये गलत हुआ तो फिर आप 2 लिख दें। तो हमने जनाब चेक किया, हजारों लोगों ने इसके ऊपर जवाब दिया, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया, और 1% से भी कम वोट पड़े हैं उन लोगों के जो कहते हैं कि ठीक किया पाकिस्तान में ये बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जाकर। यानी इस काम में जो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किया, शहबाज शरीफ की हमायत में 1% से भी कम, 200-250 कमेंट्स के बाद एक कमेंट आता था, यानी आधा फीसद भी नहीं निकला। ये हालात हैं। तो अब ये पीटीवी जो चला रहा है वो तो 100% यही चला रहा है कि जी बहुत अच्छा हो गया। लोगों की राय बड़ी खौफनाक है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इससे डरी हुई है। उन्होंने कहा जी ये सारा मलबा कोई और अपने ऊपर उठाए, हम क्यों उठाएं खाली अपने ऊपर। लेकिन एक गलती हो गई, फील्ड मार्शल खुद पहुंच गए वहां पे। डोनाल्ड ट्रंप को मिलना भी बड़ा जरूरी होता है ना, दाल लग जाता, मुलाकात भी हो सकती थी। तो फील्ड मार्शल खुद पहुंच गए स्विट्जरलैंड में, और वहां जाके उन्होंने सामने बैठना भी पसंद फरमा लिया। बकौल अंसार अब्बासी के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल की तरह, वो बैठे, दिखाया भी अंसार अब्बासी साहब के बकौल, ये एपिसोड भी वहां पे हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इससे जान क्यों छुड़ा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान की जो फौज है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा से इसके ऊपर एक कवर बड़ा जबरदस्त बनाकर रखा कि ये अल्लाह की फौज है, ये अल्लाह के लिए लड़ते हैं। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ का भी हम ये स्टेटमेंट सुन रहे थे, फौजियों के साथ खड़े होकर वो कह रहे थे कि आप अल्लाह की फौज हैं, आप अल्लाह के लिए लड़ते हैं। ये जो एक मिथ बड़े लंबे अरसे से चली आ रही थी ना, ये अब फारिग हो जाएगी। जब ये फौज गजा पहुंचेगी ना तो फिर ये मिथ फारिग हो जाएगी। ये एक प्रोफेशनल फौज है, ये बिल्कुल प्रोफेशनल फौज की तरह लड़ती है। ये अल्लाह की फौज या अल्लाह के लिए लड़ना या जहाद करना वो एक अलग चीज होती है। वो इस्लाम की खातिर लड़ाई लड़ना, मजलूमों के साथ खड़े हो जाना, या पाकिस्तान में मजलूमों को मार मार के तबाह कर दिया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने या फौजी क़यादत ने, बेड़ा गर्क कर दिया, औरतों को पकड़ के जेलों में डाल दिया। अभी ईमान मजारी को उठा के डीजी ISPR ने ख्वाहिश का इजहार किया था ना कुछ दिन पहले, तो वो अमल दरामद हो गया, पकड़ के अंदर डाल दिया। अगर ईमान मजारी साहिबा ने जो कुछ बोला उसका आप तकाबली जायजा ले लेना, जो मरियम नवाज ने और मरियम औरंगजेब ने बोला उसका अशरे अशीर भी नहीं है। लेकिन क्योंकि इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सर पे खून चढ़ा हुआ, और पकड़ के डालो, उसको भी अंदर डालो, गिच्ची से और नेफे से पकड़ के खातून को उठा के अंदर डाल दिया। उनकी वालदा कहती है मेरी बेटी जो है वो उसको मार भी सकते हैं, कोई पता नहीं इनका। साफ बताती हैं कि वो प्रेग्नेंट है खातून, और ये इस किस्म की ज्यादती उनके साथ कर रहे हैं। कभी अपने बच्चों को इनकी जगह पे रख के सोचो भाई। और ये वही शीरी मजारी है, जब नवाज शरीफ बीमार था तो ये कैबिनेट की मीटिंग के अंदर रो पड़ी थी बैठ के कि नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो क्या होगा, इनको निकालें आप पाकिस्तान से, इलाज करने के लिए जाने दें आप। ये वो शीरी मजारी है, ये उसकी बेटी है, और नवाज शरीफ के दौर में उसकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। तकलीफ नहीं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफिज़। इस वक्त जितने भी टाउट्स हैं या टाउट्स के अलावा आप सियासी जमातों के जो करीबी सहाफ़ी हैं PDM के, वो सारे के सारे ज़हनी मरीज बन गए हैं। ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि सियासतदान भी वो उठा के सारा इल्ज़ाम इमरान खान पे लगा रहे हैं, और इस लड़ाई को इमरान खान के खाते में डाल रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने जेल से बैठकर ट्वीट क्यों नहीं किया अभी तक। भाई इमरान खान से मुलाकात करवा दें, ट्वीट आ जाएगा। पहले भी मैंने आपको 10 दफा ये कहा है कि आपको किसी भी चीज पे इमरान खान का मौकिफ चाहिए, आप इमरान खान की किसी एक आदमी से मुलाकात करवा दें, वो मौकिफ बाहर आ जाएगा। भी जब एक आदमी जेल के अंदर बंद है, उससे कोई मिल ही नहीं रहा, उसका कोई पैगाम बाहर ही नहीं आ रहा, तो वो किस तरीके से फिर इसराइल की मजम्मत करे। और आज तक जितनी मजम्मत इमरान खान ने इसराइल की है ना, ये सियासी खानदान 2 है पाकिस्तान में, एक जरदारी खानदान है और एक शरीफ खानदान है। इन दोनों खानदानों के तमाम अफराद ने मिलकर आज तक इसराइल की इतनी मजम्मत नहीं की जितनी अकेले इमरान खान ने की है, जेल से बैठकर भी की है।
बार बार की है, इसकी कीमत भी चुकाई है। इमरान खान के रिकॉर्ड के ऊपर स्टेटमेंट पड़े हुए कि किसी सूरत में इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा जब तक कि फलस्तीनियों को उनका हक नहीं मिल जाता। वो कायदे आजम की मिसाल देते हैं, बल्कि इमरान खान ने यहां तक कहा था कि मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा अगर मैं ये करता हूं तो, कि फलस्तीनी लोग शहीद हो रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में गाजा को दुनिया की सबसे बड़ी जेल करार दिया था। इमरान खान ने दुनिया में बताया था कि इसराइल क्या कर रहा है, और आज इमरान खान को ये कहते हैं यहूदी एजेंट। यही ख्वाजा आसिफ, यहां स्टेटमेंट पड़ा हुआ है मेरे सामने, मैं आपको सुनवा भी सकता हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ख्वाजा आसिफ ने कहा क्या था। यही ख्वाजा आसिफ जब अमेरिका में जाते हैं तो वहां जाकर कहते हैं कि हम बड़े लिबरल लोग हैं, हम बड़े खुले डुल्ले लोग हैं, हम यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ, सबके साथ चल लेते हैं। यानी ये ख्वाजा आसिफ साहब के वहां पे इस किस्म की बातें थी ना। और इमरान खान जो है ना वो कट्टर मजहबी किस्म का आदमी है, तो उससे आप उम्मीद ना रखें। यानी लुब्बे लुबाब ये था वहां कहने का कि हम लिबरल हैं, इमरान खान मजहबी है और इमरान खान के फॉलोअर भी मजहबी हैं। ये जाकर अमेरिका में ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दिया था। लेकिन वही ख्वाजा आसिफ जब पाकिस्तान पहुंचता है तो यहां पे आके कहता नहीं, इमरान खान जो है ना वो यहूदी एजेंट है। अंदाजा करें आप अंदाजा करें इनकी मुनाफकत का, आप अंदाजा करें इनके झूठ का, इनके फ्रॉड का, इनकी बेईमानी का। और आज एक आदमी को जकड़ के जंजीरों के अंदर कह रहे हैं ट्वीट क्यों नहीं कर रहा। भाई उससे तुम किसी को मिलवाओ और फिर देखो वो ऐसा ट्वीट करेगा या ऐसा स्टेटमेंट देगा कि जो नवाज शरीफ कभी सोच भी नहीं सकता। नवाज शरीफ और जरदारी दोनों बाहर है ना, उनसे कोई नहीं पूछता कि क्यों नहीं अभी तक ट्वीट किया। भाई नवाज शरीफ ने आखिरी ट्वीट क्या किया था? नवाज शरीफ ने यही बात की थी ना नरेंद्र मोदी के बारे में कि नरेंद्र मोदी साहब जहाज आपका गिर गया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वो नरेंद्र मोदी जिसका मियां साहब कभी नाम भी नहीं लेते थे, जहाज गिरने पे उसका नाम लिया उन्होंने। और अब इस मामले में नवाज शरीफ साहब कहां खड़े हैं? वो क्यों नहीं ईरान के हक में ट्वीट कर रहे हैं? वो क्यों नहीं इसराइल के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं? जब लोग दबाव डालेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, फिर एक गोल मोल किस्म का ट्वीट करेंगे। छोड़े ना इमरान खान को, देखें आपको पता चलता है ट्वीट कैसे होता है। तो ये जो बाहर बैठा हुआ एक आदमी है जो पाकिस्तान में 3 दफा वजीर आजम रहा, उससे कोई नहीं पूछा। वो जो जेल के अंदर बंद है, जिससे मुलाकात बंद की हुई है, उससे पूछ रहे हैं। तो नाजरीन ये इस वक्त सूरत हाल है। नाजरीन ईरान ने एक और दावा किया और वो दावा ये है कि एक और F-35 गिरा दिया गया है। ये अमेरिकी साख्ता जहाज है 5th जनरेशन का, और वो कह रहे हैं जी हमने एक इसराइली पायलट भी पकड़ लिया है। अब अगर ये खबर दुरुस्त है तो ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक पायलट भी पकड़ लिया इसराइली, और एक और तैयारा गिरा दिया, वो भी F-35, जिसे इसराइली पायलट इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है, और ईरानी मीडिया इसका दावा लगातार कर रहा है। नाज़रीन नेतन्याहू की घबराहट देखी जा सकती है उसकी लेटेस्ट वीडियो के अंदर, और उसमें नेतन्याहू ने ईरानी अवाम से एक दरखास्त की है कि वो हुकूमत को तब्दील कर दें ईरान में। इनको इस बात का आइडिया नहीं है कि जब लड़ाई हो जाती है ना, तो जितनी मर्जी सियासी मुखालफत हो, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई में सारे इकट्ठे हो गए थे ना, सियासी मुखालफत के बावजूद। तो ये नेतन्याहू को ये वाली बात समझ नहीं आती। आज ईरान के अंदर अगर लोग ईरानी हुकूमत से खुश नहीं भी हैं, तो वो भी ईरानी हुकूमत के साथ खड़े होंगे, ईरानी फौज के साथ खड़े होंगे। ये आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको 2 चीजें करनी पड़ेंगी। या तो इसराइल आकर ईरानी सरजमीन पे उतरे। क्या वो ये जुर्रत कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। वो मुकाबला ही नहीं कर सकते इनका। या वो अंदर बगावत पैदा करें, तो वो बगावत तो हो नहीं सकती, उनका कंट्रोल बहुत अच्छा है। तो यहां पे नेतन्याहू की घबराहट और परेशानी नजर आ रही है, उसकी बौखलाहट नजर आ रही है कि अब वो ईरानी अवाम से भी अपील कर रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल में उसको इस बात का आइडिया नहीं था कि इसराइल के अंदर जो इमारतें हैं वो ऐसे मलबे का ढेर बनेगी कभी, और ये ईरान कर गुजरेगा। इसमें एक चीज और क्लियर होती है, ऐसा लगता है कि इसराइली इंटेलिजेंस चाहे बहुत अच्छी है, लेकिन इस इंटेलिजेंस को ईरान की मुकम्मल सलाहियत का अंदाजा नहीं था। इन्हें इस बात का आइडिया नहीं था कि ईरान की सलाहियत किस लेवल पे है और वो कहां तक जाकर अटैक कर सकता है और वो क्या कर देगा। तो ईरान ने वो करके दिखा दिया। नाज़रीन मैं कुछ और चीजें आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीलॉग में, क्योंकि ये लड़ाई अभी चल रही है और ये लड़ाई लंबी जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। ये जल्दी रुकने वाली लड़ाई नहीं है। जिस तरीके से इसराइल ने इस लड़ाई को छेड़ा है, और जैसे अब मगरिब इसराइल के साथ खड़े हो रहा है, जैसे ईरान के साथ कुछ थोड़ी बहुत अलाइनमेंट हो रही है कुछ फोर्सेस की, तो ऐसा लगता है कि लंबी चलने वाली लड़ाई है, छोटी लड़ाई ये नहीं है। और ईरान बहुत बड़ी फौजी कुव्वत है, उसके बाद बहुत ज्यादा हथियार है। ये आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। वो कह रहे हैं जी हम अपना खैबर मिसाइल जो है वो भी दागेंगे और दुनिया हैरान हो जाएगी। दुनिया को तब पता चलेगा कि हमारे पास कौन सा मिसाइल है और हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान को भी ईरान के साथ खड़े होना चाहिए। उसके रीजन है, उसकी टेक्निकल रीजन है, मैं आपको बताता हूं वो क्या। जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया ना, तो इसराइल ने पूरी सपोर्ट की थी इंडिया की, और वो एक मरतबा नहीं की, वो हर मरतबा की है।
इस्राएली वजीर आजम का स्टेटमेंट मैंने आपको कल निकाल कर सुनाया था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि हमारे पास मौका था, हमें चाहिए था कि पाकिस्तान को रोक देते कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना बनता, यानी उस वक्त ये पाकिस्तान पे अटैक करते इंडिया के साथ मिलके, और ये चीजें थी भी। लेकिन अब आप ये देखें ना, पाकिस्तान सबूतों की बात कर रहा है, पाकिस्तान चीजें दिखा रहा है कि किस तरीके से भारत ने जो हथियार इस्तेमाल किए पाकिस्तान के खिलाफ, उनमें इस्राएली हथियार भी इस्तेमाल किए। ये पाकिस्तान की जानिब से दावा भी किया गया था। ये असद कैसर साहब ने इस पे एक स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा जी भारतीय हमले में जो हथियार इस्तेमाल हुए थे वो इस्राएली थे और पाकिस्तान को इस पर संजीदा हिकमत अमली अपनानी होगी। और ये घिनौनी साजिश थी जो मिलकर की थी इन्होंने, भारत ने और इसराइल ने। तो देखें, जब भी भारत पाकिस्तान पे अटैक करता है तो इसराइल करता है ना भारत को सपोर्ट। तो अब ईरान की और इसराइल की लड़ाई है, तो अगर पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट करेगा तो इसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है भी। जब इसराइल खुलकर भारत को सपोर्ट करता है कि मारो पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट क्यों नहीं कर सकता कि मारो इसराइल को? फिर ये तो ऐसे को तो ऐसा है ना भी, जैसी करनी वैसी भरनी। यही तो इंटरनेशनल लॉ है, यही तो यानी ये यूनिवर्सल लॉ है कि आप जो करेंगे वो ये आपके सामने आएगा। इसराइल ने हमेशा भारत को सपोर्ट किया पाकिस्तान को मारने के लिए, तो अब उसी इसराइल के ऊपर जब ईरान अटैक कर रहा है या ईरान और इसराइल की लड़ाई चल रही है, तो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करनी चाहिए ईरान को भी। ये तरीकाकार तो यही है ना। अगर इसराइल समझता है कि पाकिस्तान उसके लिए खतरा है, तो पाकिस्तान को भी ये समझना चाहिए कि इसराइल पाकिस्तान के लिए खतरा है और हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के दुश्मनों की मदद की है इसराइल ने। अब ये मुतालबा पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ना बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आज भी इसराइल की तरफदारी कर रहे हैं, यानी खामोशी से कर रहे हैं लेकिन इसराइल की तरफदारी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने आवाज उठाई, जैसे कि सेनेटर मुश्ताक साहब हैं। उन्होंने जब ये कहा कि उर्दन को ऐसा नहीं करना चाहिए कि उर्दन इसराइल से आने वाले हथियारों को नहीं रोक रहा अपनी एयर स्पेस में, और ईरान से आने वाले हथियारों को अपनी एयर स्पेस में रोक रहा है, ये ज्यादती है। उन्होंने ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई। तो अहमद कुरैशी साहब हैं एक जर्नलिस्ट, ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं।